नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है नेशनलिज्म इन इंडिया एपिसोड 3। दोस्तों, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि महात्मा गांधी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करी, तो कैसे-कैसे वो अलग-अलग जगह इफेक्ट में आई। क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहे और हाँ, लास्ट में ऐसा क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी को इसे रोकना पड़ा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत मिडिल क्लास लोगों से शुरू हुई। क्योंकि ये मूवमेंट ब्रिटिशर्स के सर्विसेज और उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकट करने के लिए थी, तो शहरों में हज़ारों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए। हेडमास्टर्स, टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया। लॉयर्स ने भी अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी और हर जगह गांधी जी के कहने पर काउंसिल इलेक्शंस भी बॉयकट होने लगे। अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से ब्रिटिशर्स को एक ज़ोरदार झटका देने की भी कोशिश की गई। हुआ ये दोस्तों कि सारे फॉरेन गुड्स को बॉयकट कर दिया गया। लिक्विड शॉप्स यानी शराब की दुकानों को ब्लॉक कर दिया गया और सारे फॉरेन क्लोथ को जो ब्रिटेन से आता था उसे इकट्ठा करके ढेर लगा के उसमें आग लगा दी गई। ईयर 1921 से 22 के बीच में फॉरेन क्लोथ का इंपोर्ट लगभग आधा रह गया। फॉरेन क्लोथ की वजह से ब्रिटिशर्स को जो रेवेन्यू 102 करोड़ का था, वो घटकर 57 करोड़ ही हो गया। बहुत सारी जगहों पर इंडियन बिजनेसमैन ने फॉरेन गुड्स का बिजनेस करने या फॉरेन बिजनेस में पैसा लगाने से भी मना कर दिया। क्योंकि फॉरेन क्लोथ को बॉयकट किया गया था, तो इंडियंस ने अपने रखे इंपोर्टेड क्लोथ्स बाहर फेंक दिए और सिर्फ इंडियन कपड़े ही पहनने लगे। इससे इंडियन टेक्सटाइल मिल्स में प्रोडक्शन बढ़ने लगी और हैंडलूम्स की प्रोडक्शन भी बढ़ गई। लेकिन कुछ रीज़न की वजह से ये मूवमेंट स्लो होती चली गई। दोस्तों, इसका पहला रीज़न ये था कि जैसे कि ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी और इसमें फॉरेन क्लोथ को बॉयकट किया गया था, यानी जो ब्रिटेन से जो कपड़ा आता था उसको बॉयकट किया गया था, जिसके ऑल्टरनेटिव में गांधी जी ने ये सजेस्ट किया कि आप लोग खादी का कपड़ा पहनो, यदि खादी से बनने वाले कपड़े पहनो। लेकिन खादी उल्टा फॉरेन क्लोथ से ज़्यादा महंगा पड़ता था, क्योंकि ये मिल में नहीं प्रोड्यूस होता था, ये हैंडमेड होता था। इसकी वजह से गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो कब तक वो फॉरेन क्लोथ को बॉयकट कर पाते। सिमिलरली, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बॉयकट करने के बाद एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बॉयकट तो कर दिया गया था, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव में इंडियन इंस्टीट्यूशंस तो थे ही नहीं। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आगे चल के टीचर्स, स्टूडेंट्स, लॉयर्स और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, वो वापस से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करने लगे। यानी वो फिर से अपनी जॉब्स वगैरह पे वापस जाने लगे। आइए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में यानी रूरल एरियाज़ के अंदर इस मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट हुआ। अगर हम शहरों से रूरल एरियाज़ की तरफ जाएं, तो उस टाइम पे ये मूवमेंट बेसिकली पीजेंट्स और ट्रिबल्स यानी किसान और आदिवासियों के बारे में हमें बताती है। दोस्तों, उस टाइम पे अवध के अंदर जो किसान थे, उनके लीडर थे बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी थे। बाबा रामचंद्र और उनके अंडर में आने वाले सभी पीजेंट्स यानी किसानों के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वहाँ के ताल्लुकदारों और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट थी, जो पीजेंट से लैंड का हाई रेंट चार्ज कर रहे थे। इसके अलावा वो लगान और कई तरीके के टैक्सेस भी उनसे वसूलते थे। उनको लैंड लीज पर दिया जाता था और बार बार उन्हें हटा दिया जाता था, ताकि उस लैंड पर कभी उनका कोई अधिकार स्थापित ही ना हो, वो उसके कंट्रोल में आए ना। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए और बैगर की प्रैक्टिस ख़त्म की जाए। और इसके अलावा किसान ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का भी सोशल बॉयकट करना चाहते थे। इवन कई जगहों पर नाई और धोबी ने भी अपनी सर्विसेज देना बंद कर दिया। जून 1922 में कांग्रेस के पॉलिटिकल लीडर जवाहरलाल नेहरू अवध गए और गांव वालों के दुख दर्द को समझा। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और बाकी लोगों की लीडरशिप में अवध किसान सभा का गठन किया गया। एक महीने में इसकी लगभग 300 ब्रांचेस बन गई। नेक्स्ट ईयर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अलग ही मतलब किसानों ने निकाल लिया। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो ताल्लुकदारों और व्यापारियों के घरों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर किसानों ने कब्जा कर लिया। कई जगहों पर लोकल लीडर्स किसानों को ये बोल रहे थे कि गांधी जी ने बोला है कि कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन फिर से गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर ये सारे एक्शंस किए जा रहे थे। वो हमेशा वायलेंस के अगेंस्ट ही रहे, लेकिन उनके नाम के ऊपर ये सारे एक्शंस किए जा रहे थे। यही हाल ट्रीबल्स पीपल के अंदर भी हुआ, यानी आदिवासी लोगों के अंदर भी यही हुआ। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के आइडिया का कुछ अलग ही मतलब निकाल दिया। जैसे आंध्र प्रदेश की
गुडेम हिल्स के अंदर 1920 के अंदर एक गुरिल्ला मूवमेंट चलाई गई। दोस्तों ये गुरिल्ला मूवमेंट चलाने का रीज़न ये था कि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़े-बड़े जंगलों में लोगों के एंट्रेंस पर पाबंदी लगा दी थी। वहाँ के ट्राइबल पीपल ना तो उन जंगलों में घुस सकते थे, ना ही अपनी कैटल्स को चरा सकते थे और ना ही आग जलाने के लिए लकड़ी और फल फ्रूट वगैरह ले सकते थे। इससे वहाँ के ट्राइब्स में गुस्सा फैल गया और वो लोग काफ़ी परेशान हो गए। इससे उनकी रोजी रोटी पर तो असर पड़ ही रहा था, बल्कि उन्हें ये भी लगने लगा कि हमारे ट्रेडिशनल राइट्स भी हमसे छीने जा रहे हैं। जैसे कि हम जानते ही हैं कि ट्राइब्स अपने सर्वाइवल के लिए जंगलों पर ही डिपेंड है, बट जंगलों में ही उन्हें एंटर करने से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। और इसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सड़कों के निर्माण का काम शुरू किया तो उन्हीं लोगों को बेगार करने पर मजबूर किया, यानी उनसे फ्री में काम करवाने पर मजबूर किया गया और इस वजह से लोगों ने रिबेल कर दिया। उनके लीडरशिप में एक लीडर थे जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी थे। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। इसके अलावा वो एस्ट्रोनॉमिकल प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं। वो लोगों को फिर से स्वस्थ कर सकते हैं और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू की पर्सनैलिटी से विद्रोहियों का विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार हैं। राजू महात्मा गांधी की महानता के भी गुण गाते थे। उनका कहना था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से वो इंस्पायर्ड हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए भी इंस्पायर्ड किया। साथ ही राजू ने यह भी दावा किया कि भारत नॉन वायलेंस के बल पर नहीं बल्कि वायलेंस के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। और यही उन्होंने महात्मा गांधी के इस मैसेज को यानी नॉन वायलेंस के मैसेज को गलत इंटरप्रिटेट कर दिया। आंध्र प्रदेश की गुडम पहाड़ियों के रिबेल्स ने यानी विद्रोहियों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पुलिस थानों पर हमला कर दिया, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला मूवमेंट चला दी, जिसमें वो लोग गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे। 1924 में अलूरी सीताराम राजू को फांसी दे दी गई। हालांकि राजू अपनी ही कम्युनिटी के लोगों के बीच में एक फोक हीरो बन गए। इसके अलावा दोस्तों, असम प्लांटेशन वर्कर्स ने भी महात्मा गांधी के इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गलत तरीके से इंटरप्रिटेट किया। दोस्तों, इससे पहले हम प्लांटेशन वर्कर्स की बात करें, मैं आपको बता देता हूँ कि उनकी प्रॉब्लम क्या थी। 1859 के अंदर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अंडर प्लांटेशंस में काम करने वाले मजदूरों को बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। और दोस्तों, आप ये समझ भी सकते हैं कि उन्हें ये परमिशन इतनी ईजिली मिलती भी नहीं थी, मतलब मिलती ही नहीं थी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे प्लांटेशन वर्कर आए कैसे, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने असम के अंदर टी प्लांटेशंस बनाई थी। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे चाय के बागान वगैरह लगाने चालू कर दिए थे, जिसके लिए उनको लेबर की ज़रूरत पड़ी थी। ये लेबर वगैरह वो लोग गाँव वगैरह से लाते थे और उनसे झूठे वादे किए जाते थे कि वहाँ पे वर्किंग आवर्स कम होंगे, आप जब मर्जी आ जा सकते हो, आपको पूरी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, काम भी ज़्यादा नहीं है, आप जब मन करे अपने घर भी वापस आ सकते हो। जबकि वहाँ पहुँचकर उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार होता था। उनको कभी घर आने ही नहीं दिया जाता था। इस वजह से वो वहाँ पे अपने आप को एक जेल के अंदर बंद कैदी की तरह समझने लग गए थे। और जब महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मैसेज पूरे देश में गया, तो वहाँ के प्लांटेशन वर्कर्स ने भी इसे अपने अलग तरीके से ही ले लिया। उनका मतलब ये था कि महात्मा गांधी ने ये बोल दिया है कि अब अपनी प्लांटेशन वर्कर्स को आप छोड़ के जा सकते हो, आप आज़ाद हो गए हो। और वो लोग अपने घरों की तरफ भागने लगे। उन्होंने अपने अथॉरिटीज़ की परमिशन को डिसरिगार्ड करते हुए बागान छोड़ दिए और अपने घरों को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसीलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीनें मिल ही जाएंगी। लेकिन दोस्तों, वो कभी अपने घरों तक पहुंच ही नहीं पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वो रास्ते में ही फंसे रह गए और उन्हें पुलिस ने फिर से पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। महात्मा गांधी के नाम पे हर जगह वायलेंस फैलने लगी। उनकी मुसीबतें और बढ़ती ही जा रही थी। महात्मा गांधी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अनाउंसमेंट के बाद लोगों को ये लग रहा था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ डायरेक्ट एक वॉर है और इस वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद शायद उनकी सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन हर जगह महात्मा गांधी जी के नॉन वायलेंस का एक गलत मतलब ही निकाला गया और इनकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग अलग तरीके से हर जगह वायलेंस को बढ़ाती ही चली गई। और फाइनली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से फाइनली महात्मा गांधी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोकना पड़ा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बाजार में एक शांतिपूर्ण जुलूस गुजर रहा था। अचानक उनकी पुलिस वालों के साथ लड़ाई हो गई और इस वजह से ये टकराव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ पे कई लोग मारे गए। और जब ये वायलेंस
महात्मा गांधी के कानों तक पहुंची तो महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोकने का डिसीज़न लिया। तो दोस्तों, जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो धीरे धीरे करके लोगों ने इसको अपने अलग तरीके से ही ले लिया, महात्मा गांधी के मैसेज को लोगों ने अपने हिसाब से ले लिया और फाइनली महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्हीं को ही रोकना पड़ा। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात पता चल गई थी कि इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स अब चुप नहीं बैठेंगे और लोगों के अंदर एक नई हिम्मत जाग चुकी थी। इसके बाद आगे क्या हुआ दोस्तों, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह एपिसोड समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।